Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 8th May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Next question is Hookworm enters the body through. किसी व्यक्ति के शरीर में हुकवर्म किस प्रकार से एंट्री ले पाता है? ऑप्शन ए फीको ओरल रूट के द्वारा, ऑप्शन बी स्किन के द्वारा, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी थ्रू द स्किन। जो लोग बेयर फुट वर्क करते हैं, नंगे पांव काम करते हैं, उन लोगों में पाम सॉरी सोल ऑफ फिट को पेनिट्रेट करके हुकवर्म बॉडी में एंट्री लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग prednisolone in a treatment of acute leukemia in children is that is to able to। किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, इस डिजीज से सफरिंग पेशेंट को प्रेडनिसोलोन ड्रग देने का प्राइमरी रीजन क्या होता है, ये आपको बताना है। डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस irradiation edema, suppress mitosis in lymphocytes, increase appetite and sense of well-being। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है और इसमें प्रेडनिसोलोन ड्रग क्यों दी जाती है, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर प्रेडनिसोलोन ड्रग का इस्तेमाल क्लाइंट में इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है। प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिको स्टीरॉइड मेडिसिन है, स्टीरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्रेशन इज अ मोस्ट कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा होने वाली कंडीशन है डिप्रेशन। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। अबाउट 22% कार्डियक आउटपुट गोज टू किडनीज। हमारे हार्ट के टोटल कार्डियक आउटपुट का 22% किडनीज को भेजा जाता है। हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स होता है और इसका 20% यानी कि लगभग 1 लीटर के आसपास किडनीज को सप्लाई होता है। हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में इन्फ्लामेशन का होना हेपेटाइटिस कहलाता है। लेट्स रिवाइज सम important abbreviations related to the forms of drugs। ड्रग की अलग अलग फॉर्म्स के लिए क्या शॉर्ट वर्ड्स या एब्रीवेशन यूज किए जाते हैं, आइए इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर किसी भी ड्रग के आगे SYR लिखा मिले तो इसका मतलब है ये मेडिसिन सिरप फॉर्म में देनी है। मेडिसिन स्लिप पर, प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर किसी मेडिसिन के आगे SYR लगा मिले तो इसका मतलब है ये सिरप फॉर्म में मेडिसिन देनी है। TAB टैब का मीनिंग है टैबलेट फॉर्म की मेडिसिन। PULV, PULV का फुल फॉर्म होता है पाउडर फॉर्म मेडिसिन। PULV मीन्स पाउडर फॉर्म मेडिसिन। नेक्स्ट, CAP फॉर कैप्सूल, TR फॉर tincture, SUSP dot means suspension, OL means oil form medicine। Next, AQ means aqueous solution
or water? AQDIST means distill water, aqua distill or distill water. GARG means gargles यानी गरारे. LOT dot means lotion. Next, INF means infusion. DIL means diluent. UNG means ointment. UNG means ointment. Next, LIQ means liquid. MIST means mixture. INJ means injection. ELIX means elixir. SUPP means suppository. PIL means pill. Next question is, the test used to detect hip instability is. इनमें से कौन सा टेस्ट हिप इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बार्लोस, वेबर, फैलन, एलन. एलन टेस्ट का इस्तेमाल करके हम आर्ट्रियल पेटेंसी को चेक करते हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करते हैं. ये एबीजी सैंपलिंग से पहले किया जाता है. फैलन टेस्ट की मदद से हम किसी भी क्लाइंट में कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं, इस चीज़ को पता करते हैं. वेबर टेस्ट हियरिंग लॉस को असेस करने में महत्वपूर्ण है. तो फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है, जो कि इसका सही आंसर भी है. हिप इंस्टेबिलिटी को पता करने के लिए बार्लोस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. बार्लोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the systolic BP fall occurs in postural hypotension? जब कोई व्यक्ति सिटिंग या लाइंग डाउन पोजीशन से अचानक उठकर खड़ा होता है, तो उठने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर इस पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना मिनिमम कम हो जाए कि हम इसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन की कंडीशन कहेंगे? 5 mm Hg, 10, 15 या 20? The right answer is option D. अगर किसी पर्सन के जमीन पर लेटे हुए होने से उठने पर 3 मिनट के अंदर अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिनिमम 20 mm Hg या इससे ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg मिनिमम या इससे ज़्यादा कम होता है, तो ये कंडीशन जो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से जानी जाती है. पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब है पोजीशन चेंज करने पर, लाइंग डाउन या सिटिंग से स्टैंड अप में आने पर 3 मिनट के अंदर अंदर 20 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक और 10 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक बीपी यदि कम हो जाता है, तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन है. और इस पोजीशन में, इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अचानक से बीपी कम होने पर उसे चक्कर आ सकता है, वर्टिगो डिजीनेस हो सकता है और इसके बाद क्लाइंट नीचे गिर सकता है, जिससे इंजरी हो सकती है. तो हमें यहाँ पर क्लाइंट को ये समझाना है कि अगर आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं या आप में पोस्चरल हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन रहती है, तो आप अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करें और स्टैंड अप पोजीशन में आने से पहले कुछ देर आपको सिटिंग में रहना है और फिर धीरे से स्टैंड अप पोजीशन में आना है. इससे आप में रिस्क ऑफ इंजरी खत्म हो जाएगा. Next question is, which layer of artery contains smooth muscles? इनमें से आर्टरी की कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है? ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, अल्बा, एक्सटर्ना. The right answer is option B, ट्यूनिका मीडिया. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं. हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर
3 कोट्स पाए जाते हैं, यानी 3 लेयर से मिलकर आर्टरी का निर्माण होता है। आर्टरी की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसे हम ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं। ये एंडोथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। इसके बाद आती है ट्यूनिका मीडिया लेयर। इसे हम मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं और ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से ये लेयर बनी होती है। और सबसे बाहर आर्टरी की जो वॉल होती है, इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, या कई बार इसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ये आर्टरी की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड वेसल विच सप्लाइज हार्ट। इनमें से हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक, रीनल। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे हार्ट की जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा जब हार्ट डायस्टोल पोजीशन में होता है, यानी रिलैक्स हो रहा होता है, तब हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसी क्लाइंट को अगर आप टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो आप उसे किस प्रकार की इम्यूनिटी दे रहे हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब किसी क्लाइंट को टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो यहाँ पर हम उसे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। इनमें से पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ह्यूमन सीरा और एनिमल सीरा का इस्तेमाल करके हम पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, हाइपरपनिया इज अ इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अगर किसी क्लाइंट में रेस्पिरेशन की डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाती है, तो आप इसे हाइपरपनिया के नाम से जानते हैं। A nurse never give false assurance to the patient. आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो कभी भी आप अपने पेशेंट को झूठा विश्वास नहीं दिलाएंगे। पेशेंट की जो वास्तविक स्थिति है वो ही उसे बताएंगे। कभी भी आपको फॉल्स एश्योरेंस पेशेंट को नहीं देना है। किसी भी पर्सन के अंदर एक रेस्पिरेशन को आप तब काउंट करेंगे जब क्लाइंट ने इंस्पायरेशन करा हो और फिर एक्सपायरेशन कर लिया हो। एक बार एयर को लंग्स के अंदर फिल करना और फिर लंग्स से इसे बाहर निकाल देना एक रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, कोलेलिथियासिस मींस स्टोन्स इनटू द गॉल ब्लैडर। अगर किसी क्लाइंट में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, तो इसे हम कोलेलिथियासिस के नाम से जानते हैं। कोले शब्द यहाँ पर गॉल ब्लैडर के लिए है और लिथियासिस शब्द का मतलब होता है स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज रिसीविंग pyridium phenoxypyridine hydrochloride drug for a urinary tract infection. The client should be taught that the medication can। किसी क्लाइंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम फिनाजोपायरिडिन
यानी पायरिडियम ड्रग दे रहे हैं, इस ड्रग के कारण क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है? ये डायरिया कॉज कर सकती है, यूरिन कलर चेंज कर सकती है, मेंटल कंफ्यूजन कॉज कर सकती है या फिर टेस्ट सेंसेशन को अल्टर कर सकती है। पायरिडियम, फिनाजोपायरिडिन। The right answer is option B, change the color of urine. पायरिडियम ड्रग यूरिन कलर को रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर सकती है और अगर इस ड्रग को लार्ज अमाउंट में लिया जाए तो ये आइस के कलर को, स्किन के कलर को चेंज कर सकती है, येलो कर सकती है। नॉर्मल डोजेस के अंदर यूरिन कलर चेंज हो सकता है और हाई डोजेस के अंदर स्किन और स्क्लेरा कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the important nursing intervention while assisting for peritoneal dialysis catheter insertion? किसी रीनल फेलियर वाले पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के इंसर्शन के दौरान नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन ए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड गेट कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट को ये प्रोसीजर कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बताना और उससे कंसर्न लेना। ऑप्शन बी, चेक द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के रीनल फंक्शन का असेसमेंट करना। ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर, पेशेंट को उसका ब्लैडर खाली करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, अरेंज इमरजेंसी ट्रॉली नियर टाई बेड साइड, जिस जगह पर यह प्रोसीजर किया जा रहा है वहां पर इमरजेंसी ट्रॉली को तैयार रखना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी क्लाइंट के अंदर फर्स्ट टाइम पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर इंसर्शन किया जा रहा होता है तो उस समय हम क्लाइंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहते हैं। अगर ब्लैडर फुल होगा तो इस सिचुएशन में जो कैथेटर है वो हो सकता है ब्लैडर को पेनिट्रेट कर दे, ब्लैडर को रप्चर कर दे, ब्लैडर इंजरी कर दे, जिससे क्लाइंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग आदि हो सकती है। तो ब्लीडिंग से बचने के लिए, रप्चर से बचने के लिए हम क्लाइंट को पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन से पहले यूरिनरी ब्लैडर को खाली रखने के लिए कहते हैं, खाली करने के लिए कहते हैं, वॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट all are nursing measures in a person who is serious complaining of difficulty with micturition? अगर किसी पर्सन को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है तो इस सिचुएशन में कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए, साउंड ऑफ रनिंग वाटर। ऑप्शन बी, स्ट्रोकिंग इन द इनर थाई। Option C, pour lukewarm water over the perineum. Option D, all of the above. किसी पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होने पर आप इस पेशेंट को साउंड ऑफ रनिंग वाटर सुना सकते हैं और इससे क्लाइंट का यूरिन इजीली पास होगा। एक्चुअली इसके पीछे काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, पर ऐसा माना जाता है जब कोई पर्सन यूरिन पास करता है तो यूरिन पास करने में जो साउंड सुनाई देता है उसी साउंड को रिजेंबल करते हुए जब आप किसी क्लाइंट को यूरिन पास नहीं हो रहा होता, रनिंग वाटर का साउंड सुनाते हैं तो उसकी बॉडी में रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लाइंट में यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। ये भी आपका सही आंसर है। अगर क्लाइंट के इनर थाइस के ऊपर आप हल्का हल्का स्ट्रोक करते हैं, हल्का हल्का चोट करते हैं, तो ऐसा करने से भी जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट होता है और क्लाइंट के यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन 3 के अंदर बताया गया है, पेरिनियम एरिया पर जब हल्का गर्म पानी डाला जाता है, पेशेंट के पेरिनियम एरिया पर जब हल्का गर्म पानी डाला जाता है तो इससे भी क्लाइंट के यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसा करके आप यूरिन
पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर माना जाएगा। इन सभी मेथड्स के द्वारा हम क्लाइंट में यूरिन पास करवा सकते हैं, जिससे यूरिन डिफिकल्टी हो रही हो। अब बात करते हैं एक और मेथड की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप चाहें तो नोट कर लें, एक टर्म है क्रेट्स मैन्यूवर। क्रेट्स मैन्यूवर के अंदर क्या होता है, अगर किसी क्लाइंट के यूरिनरी ब्लैडर पर आप हल्का प्रेशर अप्लाई करें तो उसमें यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है, क्लाइंट यूरिन पास करने लगता है। ये चीज क्रेट्स मैन्यूवर है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के यूरिनरी ब्लैडर पर हल्का प्रेशर लगाया जाए तो उसमें यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है, डिफिकल्ट मिक्सचुरेशन इजी मिक्सचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चीज क्रेट्स मैन्यूवर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर मेडिसिन के आगे QID लिखा है तो इसका मतलब है दिन में इसे 4 बार देना है। QID मीन्स 4 times a day। Next, excessive menstrual bleeding more than 80 ml known as menorrhagia। मेनोरेजिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो का नॉर्मल से ज़्यादा होना। और अगर आपसे पूछ लें कि भाई नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता कितना है, तो आप बता सकते हैं अप टू 50 ml और 35 to 50 ml। 1 liter normal saline contains 9 gram sodium chloride। Next question is, during physical assessment of children, asymmetry of skull indicates। अगर किसी बच्चे के स्कल का असेसमेंट करते हुए आपको असिमेट्रिकल स्कल मीजर होता है तो इससे कौन सी कंडीशन के होने का पता चलता है? हाइड्रोसिफेलस, क्रेनियोटैप्स, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अगर आप हाइड्रोसिफेलस कंडीशन को आंसर मान रहे हैं तो ये गलत ऑप्शन है। हाइड्रोसिफेलस कंडीशन के अंदर सर सिमेट्री में होता है, लेकिन इसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा होता है। यहाँ पर असिमेट्रिकल शेप किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी के अंदर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंडीशन बताई गई है, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है, और इसके अंदर बच्चे की जो सिर की बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ब्रिटल होती हैं। अगर थोड़ा भी स्ट्रेस यदि यहाँ पर आए तो ये टूट सकती हैं, और कई बोन्स की बॉडी में शेप भी परफेक्ट नहीं बनी होती। ये चीज़ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। क्रेनियो टैप्स का मतलब होता है स्कल बोन्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना। फाइनली ऑप्शन सी हमारे पास बचता है, जो कि सही आंसर भी है। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस कंडीशन का मतलब होता है बच्चे में ब्रेन के पूरे डेवलपमेंट से पहले ही क्रेनियम बोन्स का आपस में जुड़ जाना। बच्चे का जो क्रेनियल वॉलेट है, स्कल बोन्स हैं, ये आपस में ब्रेन के पूरी तरह से डेवलप होने से पहले ही जुड़ जाती हैं, और इनके जुड़ने के बाद जब ब्रेन का अंदर से आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ब्रेन के द्वारा जब अंदर से फोर्स लगाया जाता है, तब ये बोन्स अपने आकार को बदल लेती हैं। सिर की जो नॉर्मल शेप होती है, वो नॉर्मल ना रहकर एबनॉर्मल हो जाती है, असिमेट्री हो जाती है, और यही कंडीशन क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client who is receiving prednisolone drug, which among the following is most important nursing intervention? अगर आप किसी पेशेंट को प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दे रहे हैं तो उसमें कौन सा इंटरवेंशन सबसे जरूरी हो जाता है? चेक द यूरिन आउटपुट आवरली, हमें उसके हर घंटे का यूरिन आउटपुट मेजर करना है। चेक आवरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें उसके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हर घंटे पर चेक करना है। चेक ब्लड शुगर आवरली, हमें क्लाइंट के ब्लड में कितना शुगर लेवल है इसे हर बार चेक करना है, हर घंटे चेक करना है।
या फिर चेक ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग। इस ड्रग का क्लाइंट के ब्लड में कितना लेवल है, इसे चेक करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी क्लाइंट के अंदर हम प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो हम क्लाइंट में हर घंटे ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते हैं। इस ड्रग के कारण अचानक से क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर घंटे शुगर मॉनिटरिंग की जाती है। प्रेडनिसोलोन ड्रग के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। इस ड्रग को कभी भी अचानक से बंद नहीं किया जाता। इसे अगर बंद करना है तो धीरे धीरे इसकी डोज कम की जाती है और फिर इसे बंद किया जाता है। अचानक से अगर क्लाइंट में प्रेडनिसोलोन ड्रग बंद की जाती है तो इससे क्लाइंट में एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा? इनमें से कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? IgA, IgG, IgE, IgM? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेलिटोसिस इज द ऑफेंसिव ओडोर और ब्रीथ। अगर किसी क्लाइंट के मुंह से बदबू आ रही है, ऑफेंसिव ब्रीथ आ रही है, ओडोरस ब्रीथ आ रही है, तो इसे वन वर्ड में आप हेलिटोसिस का नाम देते हैं। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। जीभ में सूजन का होना ग्लोसाइटिस के रूप में जानी जाती है। ग्लोसाइटिस। वेजाइनल इरिगेशन को हम वेजाइनल डाउच के नाम से भी जानते हैं। वेजाइनल इरिगेशन ऑल्सो कॉल्ड वेजाइनल डाउच। वेबर टेस्ट टू असेस हियरिंग लॉस। वेबर टेस्ट का इस्तेमाल हियरिंग लॉस के असेसमेंट के लिए किया जाता है। प्रेशर इज प्राइमरी कॉज ऑफ बेड सोर। बेड सोर्स के डेवलपमेंट का सबसे मेन रीजन प्रेशर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ। यूरिनरी ब्लैडर की शेप आपको बतानी है, पियर, ओवल, स्पेरिकल, बीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप्ड मस्क्यूलर डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, यानी ये मसल से बना डिस्टेंड होने वाला ऑर्गन है, जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, यूरिन को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का काम करता है, और इसी वजह से हम इसे रिजर्वेयर ऑर्गन ऑफ यूरिन के नाम से जानते हैं। हमारा यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, injection methargine is given to a patient to treat PPH. Which nursing intervention is appropriate for this patient? किसी पेशेंट को मेथार्जिन ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। इस मेडिसिन के कारण क्लाइंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करना आवश्यक है? रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर। किसी भी क्लाइंट को यदि आप पोस्टमार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट हेतु मेथार्जिन ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये मेडिसिन वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देती है, जिसके कारण क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हमें इस मेडिसिन को देने के बाद लगातार क्लाइंट की बीपी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। रोटा वायरस, जो कि बच्चों में डायरिया के लिए सबसे बड़ा कॉज माना जाता है,
इस डिजीज से प्रिवेंशन के लिए जो रोटा वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है वो किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं ये आपको बताना है। ओरल, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रोटा वैक्सीन को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असेसमेंट का आउटकम क्या होता है तो आप बताएंगे डायग्नोसिस। किसी क्लाइंट का जब आप असेसमेंट करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो उससे आपको पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है इस चीज के बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो डायग्नोसिस होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या आउटकम होता है तो वो होता है पेशेंट हेल्थ इम्प्रूवमेंट। आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने का क्या रिजल्ट होगा? पेशेंट की हेल्थ पहले से बेहतर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन नॉरसेट पूछ सकता है, सो बी प्रिपेयर। इम्प्लीमेंटेशन का आउटकम होता है पेशेंट की हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होना। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट्स फीलिंग एंड चीफ कंप्लेंट्स। सब्जेक्टिव डाटा का सिंपल मतलब होता है वो चीजें जो पेशेंट आपको बता रहा है, यानी पेशेंट क्या फील कर रहा है, पेशेंट को क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि एक किसी डॉक्टर या नर्स के द्वारा या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा ऑब्जर्व की गई चीजें ऑब्जेक्टिव डाटा है। यानी ऐसी कोई भी फाइंडिंग जिसे आप खुद पता कर सकते हैं, माप सकते हैं, जांच सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाती हैं। और सब्जेक्टिव डाटा जो है पेशेंट द्वारा आपको बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? इनमें से लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्टिक, फेशियल, ट्राइजेमिनल, वेगस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आपसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछी जाए तो आप बताएंगे ट्राइजेमिनल। और अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछी जाए तो बताएंगे वेगस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाना चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व कौन सी है? तो यहां पर आपका आंसर एब्ड्यूसेंस होगा। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व सिंपल पूछे तो वेगस नर्व, और लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व यानी हमारे क्रेनियम वॉलेट के अंदर सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है तो ये एब्ड्यूसेंस नर्व मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। किसी क्लाइंट में हुई रेस्पिरेटरी इलनेस को मैनेज करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है? ओट्राइमोक्साजोल, क्लोरामफेनिकोल, बेंजाइल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट को रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर हम कोट्राइमोक्साजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोट्राइमोक्साजोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुए इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला होता है ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम, और इसके साथ में सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फा मेथोक्साजोल। ये दो चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मेथोक्साजोल, इन दोनों को आपस में ऐड करके कोट्राइमोक्साजोल बोला जाता है। ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which action by the novice nurse indicates a need for further teaching? इनमें से किसी न्यू नर्स के द्वारा लिया गया कौन सा एक्शन ये बताता है कि अभी इसे और सिखाने की आवश्यकता है? नोविस नर्स का मतलब होता है न्यू नर्स जिसे अपने काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑप्शंस आर नर्स फेल टू वियर ग्लव्स टू रिमूव ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को रिमूव करते समय नर्स ग्लव्स पहनना भूल जाती है। ऑप्शन बी द नर्स applies an oxygen saturation monitor to earlobe। ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर यानी पल्स ऑक्सीमीटर को नर्स क्लाइंट के ईयर लोब पर लगा देती है। ऑप्शन सी द नर्स एलिवेट्स द हेड ऑफ द बेड टू चेक द ब्लड प्रेशर। नर्स के द्वारा क्लाइंट के ब्लड प्रेशर को लेते समय हेड साइड ऑफ द बेड को एलिवेट कर दिया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है। ऑप्शन डी द नर्स प्लेसेस द एक्सट्रीमिटी इन डिपेंडेंट पोजीशन टू एक्वायर पेरिफेरल ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल लेते समय क्लाइंट के हाथ को डिपेंडेंट पोजीशन में रखना। इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है जो कि इस नर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर अगर ये न्यू नर्स किसी क्लाइंट के अंदर ड्रेसिंग को चेंज करते समय ग्लव्स पहनना भूल जाती है, ग्लव्स बिना पहने ही ड्रेसिंग को रिमूव कर देती है, तो ये ऑप्शन देखकर आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे और इस नर्स को और ज़्यादा टीचिंग देने की आवश्यकता है, ये बात कहेंगे। कभी भी आपको क्लाइंट में लगी ड्रेसिंग को बिना ग्लव्स पहने रिमूव नहीं करना है, बिकॉज इससे क्रॉस इन्फेक्शन इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का डर रहता है। क्लाइंट से इन्फेक्शन आपको हो सकता है या आपके हाथों में मौजूद जर्म्स क्लाइंट के घाव को और ज़्यादा बुरा बना सकते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा ग्लव्स पहन के ही क्लाइंट में ड्रेसिंग चेंज करना है। जब भी क्लाइंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग की बात की जाती है तो आप इसे फिंगर्स के अलावा ईयर लोब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम नर्स में किसी प्रकार की गलत प्रैक्टिस को नहीं देखेंगे। जब भी क्लाइंट में बीपी लिया जाता है तो हेड साइड ऑफ द बेड को थोड़ा एलिवेट करते हैं तो इससे रीडिंग अच्छी आती है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्लड सैंपल लेते समय डिपेंडेंट पोजीशन में एक्सट्रीमिटी को रखा जाता है, यानी पेशेंट अगर बेड में बैठा है तो वो अपने हाथ को नीचे की तरफ लटका देगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरी पार्ट में ज़्यादा होगा और क्लाइंट में इजीली सैंपल लिया जा सकता है। डिपेंडेंट पोजीशन का मतलब है किसी बॉडी पार्ट को झूलते हुए या लटकाए हुए रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ओबीजी सब्जेक्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ती है, उसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाती है, न्यूट्रिशन पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जब प्रेगनेंसी टाइम 4 महीने या इससे कम का हो, यानी कि 16 सप्ताह या इससे कम का हो, तो इसके अंदर टोटल 2 आर्टरी और 2 वेन्स होती हैं। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 16 सप्ताह तक 2 आर्टरी और 2 वेन्स होती हैं, और जैसे ही 16 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, 16 सप्ताह से आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है, उस समय एक वेन डिसअपियर हो जाती है, तो फाइनली 2 आर्टरी और 1 वेन यहाँ पर देखने को मिलती है। एग्जाम में आपसे यदि पूछ लिया जाए कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो आप बताएंगे 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है। और अगर स्पेसिफिक कंडीशन दे कि 10 सप्ताह या 16 सप्ताह तक कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो आप यहाँ पर 2 आर्टरी और 2 वेन्स बता सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि वेन्स के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मैक्सिमम इन इंस्पायर्ड एयर। एटमॉस्फेयर में इंस्पायरेशन के समय हमें कितना % ऑक्सीजन मिलता है?
60, 50, 45, 21? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 21%। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है और रिमेनिंग परसेंटेज में बाकी गैसेस आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस समय हमारे लंग्स को 21% ऑक्सीजन मिलती है। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हम एक्सपायरेट करते हैं, लंग्स से गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय एक्सपायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 16% होता है। इस चीज को इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि किसी क्लाइंट को सीपीआर देते समय जब आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं तो इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन आपके द्वारा डिलीवर किया जाता है, तो आप बताएंगे सीपीआर के समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते समय हम क्लाइंट को 16% ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, क्योंकि इस समय हम इंस्पायरेशन करने के बाद एक्सपायरेशन के समय एयर को क्लाइंट तक पहुंचाते हैं और इसमें टोटल ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट appropriate टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन? किसी क्लाइंट में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को एडमिनिस्टर करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? ऑप्शन ए, 10 days of menstruation, during mid period of menstruation cycle, just before menstruation, 5 days after menstruation। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या इसे आप इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसमें कॉपर टी आदि को इंक्लूड किया जाता है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। इन डिवाइसेस को लगाने का जो सबसे सही समय है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 5 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में किस समय लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1968 में, 1978 में, 1985 में, 1975 में? भारत में सबसे पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 के अंदर आया था और उस समय इसे ईपीआई नाम दिया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नाम दिया गया था। फिर समय के साथ इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस किए गए और फिर इस प्रोग्राम को यूआईपी नाम दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूआईपी प्रोग्राम को लॉन्च किया, भारत के लगभग सभी जिले इससे लाभान्वित होने लगे और ये प्रोग्राम 1985 के अंदर 1985 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी 1985 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत भारत के लगभग सभी जिलों को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का फायदा मिलने लगा। इस प्रोग्राम के तहत इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन किया जाता था। नेक्स्ट, टैकिप्निया टर्म का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट में यदि किसी क्लाइंट में 24 ब्रीथ से ज़्यादा हो रहा है रेस्पिरेशन, तो आप इसे टैकिप्निया कहेंगे। इसका ऑपोजिट होता है ब्रेडिप्निया, जिसमें रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है और यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट आपको 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन रेट का 24 ब्रीथ से ज़्यादा हो जाना टैकिप्निया और 10 से कम हो जाना ब्रेडिप्निया। हाइपर वेंटिलेशन टर्म का मतलब है रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ का बढ़ जाना। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है क्लाइंट में रेस्पिरेशन बहुत तेज हो चुका है, यानी उसकी रेट और डेप्थ दोनों बढ़ चुकी है। हॉट फ्लैशेस सीन अराउंड मेनोपॉज। अगर किसी वुमेन को मेनोपॉज होने वाला है यानी परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने वाला है, तो इस सिचुएशन में उसमें हॉट फ्लैशेस देखने को
मिलेंगे। हॉट फ्लैशेस का सिंपल मीनिंग होता है वुमेन का फेस रेड हो जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट क्लासिफिकेशन की। जॉइंट से एनाटॉमी प्रोस्पेक्टिव में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फाइबरस टाइप के जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं या इसके क्या एग्जाम्पल हैं। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 3 टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला है फाइबरस, दूसरा है कार्टिलेजिनस और तीसरा आता है साइनोवियल जॉइंट। फाइबरस जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट देखने को नहीं मिलती और इन फाइबरस जॉइंट्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो सूचर्स। हमारी स्कल बोन के अंदर हमारे सर की हड्डियों के बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं उन्हें हम सूचर कहते हैं और ये सूचर फाइबरस टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल हैं। इनमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। सेकंड हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस टाइप के जॉइंट की। इस प्रकार के जॉइंट का एग्जाम्पल है सिम्फाइसिस प्यूबिस और इसके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट देखने को मिलती है। बहुत ही हल्की मूवमेंट देखने को मिलती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं ये। थर्ड हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूव करने वाले जॉइंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्बो, नी, रेस्ट, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। 3 जॉइंट्स हैं फाइबरस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फाइबरस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, एग्जाम्पल है सूचर्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर स्लाइट मूवमेंट होती है, एग्जाम्पल है सिम्फाइसिस प्यूबिस। और साइनोवियल टाइप के जॉइंट फ्रीली मूवेबल होते हैं, सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्बो, नी एंड रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन essential nursing action when caring for a small child with severe diarrhea is to। अगर किसी छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया है, सीवियर डायरिया है, तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग एक्शन जरूरी माना जाएगा। फोर्स लिक्विड ओरली, आप उसे ओरल रूट से फ्लूइड जबरदस्ती दें। टेक डेली वेट, आप इसका वजन रोज चेक करें। रिप्लेस लॉस्ट कैलोरीज, इस बच्चे में कितनी कैलोरीज लॉस की हैं उसे रिप्लेस करें। कीप बॉडी टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखें। सीवियर डायरिया होने पर बच्चे में फ्लूइड लॉस होगा, तो इससे संबंधित ऑप्शन आपको समझना है, सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब बच्चे को डायरिया जैसी कंडीशन होती है, दस्त लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन में बॉडी का बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है और बच्चे में कितना फ्लूइड लॉस हुआ है इस चीज को पता करने के लिए हर दिन उसका वेट करना बहुत जरूरी है। बच्चे में डायरिया कंडीशन के कारण कितना बॉडी वेट लॉस हुआ है इस चीज का अनुमान लगाना जरूरी है। और इस चीज का अनुमान लगाकर जब ट्रीटमेंट के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही होगी, तो ये चीज हम कंपेयर कर पाएंगे कि बच्चे में पहले कितना वेट था और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का देने के बाद बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं, यानी कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं। इस चीज का असेसमेंट भी डेली वेट मेजरमेंट के बिहाफ पर हम कर सकते हैं। सो डायरिया की कंडीशन में, सीवियर वॉमिटिंग की कंडीशन में बच्चे का बॉडी वेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया। इनमें से कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कॉज करवा सकता है। थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन है।
और इस हार्मोन के द्वारा हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स को दे दिया जाता है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा इस कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है और इस हार्मोन के द्वारा इस बढ़े हुए कैल्शियम को यहाँ से लेकर सीधे बोन्स में पहुँचा दिया जाता है, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और बोन्स को पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता है, जिससे बोन की मजबूती बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कॉज़ करने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।